करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। डॉक्टर अनिल जैन जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय, मुझे इस अति महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अमेंडमेंट बिल 2021, इस बिल के माध्यम से जो कि एक मोहाली में नाइपर स्थापित था और वो 1998 के एक्ट से स्थापित हुआ था, उसके बाद 2007 में अमेंडमेंट हुआ और 2007 और 2008 में देश में 6 नाइपर की स्थापना हुई। लेकिन इनको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा खाली मोहाली को था। इस बिल के माध्यम से सातों नाइपर्स को नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया जा रहा है। ये उनकी गुणवत्ता सुधारने के लिए, एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए, आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए ये आवश्यक भी था। ये सरकार का ये संशोधन सराहनीय है। दूसरा, जब 2020 में 15 मार्च को ये बिल लोकसभा में लाया था, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में बिल गया। इत्तेफाक से उस स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हम लोग भी हैं और उस बिल पर सघन चर्चा वहाँ हुई। उसके बाद फिर से ये बिल लाया गया है जो अभी लोकसभा में पास हुआ है, अब राज्यसभा में विचारार्थ प्रस्तुत है। इस बिल के माध्यम से हेल्थ के क्षेत्र में, क्योंकि हम सब ने इस कोरोना महामारी को झेला है, इसका दंश झेला है और देखा है। हमारे भारत के सीमित संसाधन के बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण देश में ही नहीं दुनिया में उदाहरणीय हमने प्रगति प्राप्त की है। और तब और ज़्यादा आवश्यक होता है कि एक ही इंस्टीट्यूट नेशनल इंपॉर्टेंस का था, अब हम 7 इंस्टीट्यूट को नेशनल इंपॉर्टेंस का बनाने जा रहे हैं, जिसका फंड, जिसकी व्यवस्थाएं, जिसके करिकुलम, एडमिशंस, ये सब काउंसिल के माध्यम से ठीक प्रकार से संचालित हो, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। माननीय उपसभापति महोदय, इस प्रकार के तीसरा जो इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है 1998 के बिल में, एक्ट में, वो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की संख्या। पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में पूरे देश भर से जाने कहां के लोग रहते थे और वो समय नहीं दे पाते थे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे। अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की संख्या को सीमित करके 23 से 12 किया है, जिससे सही प्रकार से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के माध्यम से इस इंस्टीट्यूट्स को ठीक प्रकार से संचालित किया जा सकता है। इसकी व्यवस्था, क्योंकि ये सुचारू रूप से चले भी और इसका जो वांछित परिणाम आए समाज के लिए, देश के लिए, मेडिकल फील्ड के लिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, वो तभी आ सकता है जब ये ठीक प्रकार से संचालित होगा, उसमें कैओस नहीं होगा। इसलिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की संख्या को सीमित किया गया है। चौथी बात, इस बिल के अमेंडमेंट में काउंसिल की स्थापना की है। जिस प्रकार से देश में आईआईटीज बने हैं और आईआईटीज की भी सेंट्रल काउंसिल है, उसी प्रकार से नाइपर्स के लिए 7 नाइपर्स को काउंसिल के माध्यम से जोड़कर इनकी गुणवत्ता को, इनकी कार्यशैली को, इनके जो रिसर्च है उसको किस प्रकार से हम आगे ले जा सकते हैं, आईआईटीज की तर्ज पर यह काउंसिल बनाई गई है। इसके उद्देश्य, माननीय रामगोपाल जी कह रहे थे, मुझे जो लगता है कि इसके उद्देश्य बड़े स्पष्ट हैं। किस प्रकार से फार्मास्यूटिकल एजुकेशन को हम बढ़ावा दे सकते हैं। To concentrate the courses of leading master's degree,
डॉक्टर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, ये हम बढ़ा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स और उनका डिग्रियों का आवंटन ठीक प्रकार से हो सकता है जब सातों एक काउंसिल के द्वारा संचालित होंगे। तो ऑनरेरी अवार्ड्स और डिस्टिंक्शंस जो योग्य छात्र हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनको मिल सके, इसकी भी व्यवस्था की गई है। इसमें टीचर्स को भी कैसे शॉर्ट कोर्सेज के माध्यम से उनका भी अपग्रेडेशन हो सके, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजीज और कम्युनिटी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और प्रोफेशनल्स को भी शॉर्ट कोर्सेज के माध्यम से उनका भी अपग्रेडेशन हो सके, अपडेट हो सके, इसकी भी व्यवस्था है। इस प्रकार दुनिया भर के लिटरेचर को इन सातों नाइपर्स में हम रिसर्च के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। भारत फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दुनिया में नेतृत्व करते दिख रहा है, लेकिन नेतृत्व कर रहा है रिसर्च के मामले में। हमें मानना पड़ेगा कि अब तक व्यवस्थाएं रिसर्च के मामले रिसर्च ओरिएंटेड नहीं थी। फॉर्मुलेशंस बनते थे, इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, लेकिन हमने रिसर्च में जो चाहिए था उतनी वांछित प्रगति नहीं की। इसी के माध्यम से, इसी को ध्यान में रखते हुए ये सातों इंस्टीट्यूट नेशनल इंपॉर्टेंस के बने और इनमें रिसर्च पर एम्फेसिस हो। रिसर्च के माध्यम से हम कह सकते हैं कि देश को हम स्वावलंबी बना सकें, आत्मनिर्भर बना सकें। फार्मा की दृष्टि से भी जब भारत दुनिया का नेतृत्व करते दिख रहा है, हमारी इंडस्ट्री, मल्टीनेशनल इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल्स में भारत की मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज दुनिया भर में स्थापित हो रही हैं, उस समय ज्यादा आवश्यकता है कि हमारी रिसर्च मजबूत हो और रिसर्च के माध्यम से हम इस इंडस्ट्री में दुनिया के अन्य देशों पर निर्भर ना रहें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, कोई देश हमारे ऊपर आंख ना दिखा सके। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है एपीआई। अब एपीआई के लिए 80% एपीआई के लिए हम दुनिया के अन्य देशों पर आश्रित रहते हैं। अब एपीआई के बारे में हमारे यहाँ रिसर्च होगी, हमारे यहाँ डेवलपमेंट होगा, तो हम एपीआई अपने आप बनाएंगे और हम अपने आप में समर्थ होंगे, हम दुनिया का सही मायने में नेतृत्व कर सकेंगे। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस कोविड काल में, इतनी महामारी के समय 50 से ज्यादा देशों को हमने विभिन्न प्रकार की दवाइयां पहुंचाई और इसमें दुनिया का नेतृत्व किया। तो ये रिसर्च के कारण से ही संभव हो सका है। और हम अब एपीआई के मामले में देश में हम अपने एपीआई डेवलप करें। विभाग ने 51 एपीआई निश्चित किए हैं, जिनमें हम एपीआई डेवलप करें और जो एपीआई बनाने के लिए जो नाइपर्स के रिसर्च के माध्यम से और इंडस्ट्री के साथ मिलकर इन एपीआई को डेवलप करेंगे, तो एपीआई के क्षेत्र में अगर हम आत्मनिर्भर होंगे तो निश्चित रूप से हम अपने यहाँ सस्ती दवाई भी लगा सकेंगे और आत्मनिर्भरता की तरफ निश्चित बढ़ेंगे। एपीआई के में सरकार ने पीएलआई के माध्यम से एपीआई में अगर कोई दूसरा देश एपीआई सस्ती देता है तो भारत सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की है कि उसमें जो डिफरेंस है वो भारत सरकार पूरा करे और जिससे कि हमें हमारे देश में एपीआई किसी भी दुनिया के देश से सस्ती हमारे मैन्युफैक्चरर्स को मिल सके। ऐसे ही इंटरमीडिएट कंपाउंड्स की बातें और ऐसे ही फॉर्मुलेशंस के बाद पूरी रिसर्च के बाद जब दवाएं देने की बात आएगी तो दवा हम अपने देश में और दुनिया के गरीब देशों को भी हम दवा ठीक प्रकार से दे पाएंगे और दे रहे हैं। ये नेतृत्व भारत ने प्रदान किया है और आज भी दे रहे हैं। मोहाली का जो इंस्टीट्यूट है वो खाली हिंदुस्तान के लिए नहीं, मोहाली के इंस्टीट्यूट ने देश में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में और अफ्रीका जैसे देश में जाकर वहां नेतृत्व प्रदान किया है। तो हमारे देश के ये इंस्टीट्यूट और सातों मिलकर अगर इनकी क्षमता बढ़ेगी, इनकी कार्यकुशलता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से भारत का और इस इंडस्ट्री का मान बढ़ेगा। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। अब रिसर्च में जब अब तक मान्यवर रिसर्च के नाम पर
क्या क्या होता है, मैं मेडिकल फील्ड से संबंधित हूं, मैं इसकी बहुत ज्यादा विवेचना नहीं करूंगा, लेकिन रिसर्च के नाम पर खाली बातें ही हुई हैं, रिसर्च बहुत हुई नहीं। अब रिसर्च पर एम्फेसिस जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, चाहे वो न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से रिसर्च फाउंडेशन और रिसर्च के स्थापना की गई है, और इसमें भी रिसर्च पर एम्फेसिस दिया गया है। 15,000 करोड़ रुपए केवल एपीआई के पीएलआई के माध्यम से किस प्रकार से हम एपीआई डेवलप कर सकते हैं, इस पर सरकार ने व्यवस्था की है। अब तक इस देश में मान्यवर जो Please, let's maintain अब silence. सुन लीजिए Please. खाली बात बजाने No से नहीं काम cross-talk, चलता, please. Honorable सुनकर member समझो speaking. फिर बोलो, बोलते ही Please. रहने से काम नहीं चलेगा। Please address the chair. सभापति महोदय, इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन औषधि केंद्र खुलवाई। अब जन औषधि केंद्र में देश में जो जेनरिक मेडिसिन देने का काम हुआ, जन औषधि केंद्र कुछ लोग कहेंगे पहले भी थे, तो पहले 2014 से पहले कुल मिलाकर 106 जन औषधि केंद्र थे। कुल मिलाकर 204 प्रकार की दवाइयां देते थे बस। आज देश में 8,500 जन औषधि केंद्र हैं जो देश के गरीबों को सस्ती दवाई मुहैया कराते हैं। 8,500 और 2,400 से अधिक दवाएं वहां मिल रही हैं, और 204 प्रकार के सर्जिकल उत्पाद भी मिल रहे हैं। 1450 प्रकार की दवाओं का प्रतिदिन वितरण होता है, और करीब 10 से 15 लाख लोग रोज इन दवाओं से लाभान्वित होते हैं, जिनको आवश्यकता पड़ती है, सस्ती दवाएं मिलती है। मान्यवर, इतना ही नहीं, देश में जो जेनरिक मेडिसिन हमारे देश में पैदा होती हैं, वो जेनरिक मेडिसिन दुनिया भर में जाती है। आज अमेरिका की 40% जेनरिक मेडिसिन हिंदुस्तान से जाई हुई दवाइयों के पर पूर्ण करता है, भारत उनको पूर्ति देता है। इस देश में पहले हमारी सरकार आने से पहले कुल 2% जेनरिक मेडिसिन उपयोग में आती थी, 2% आती थी, और अब 8% इसका दायरा हुआ है जेनरिक मेडिसिन का। इसी प्रकार से Let's maintain silence. Let's maintain silence, please. Please, honorable members. Please. देखिए मान्यवर, अब तक देश में Please. Let's listen. Yes. अभी देश में मैं रिसर्च की बात पर कहता हूं कि आज भारत दुनिया का सिरमौर बना है वैक्सीनेशन के क्षेत्र में। वैक्सीन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार के साधन मुहैया कराए हैं, जिस प्रकार का सपोर्ट दिया है वैज्ञानिकों को, और जिस प्रकार से सहूलियत दी है कंपनियों को, उसके कारण से भारत आज अपनी वैक्सीन पहली बार दुनिया के 8 पार भारत ने वैक्सीन बनाई है। अब तक वैक्सीनेशन के मामले में भारत 10 साल, 15 साल, 20 साल पीछे रहता था। इन लोगों ने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं दी थी, उस समय तक क्या होता था, मैं कंक्लूड करता हूं। मान्यवर, वैक्सीनेशन के क्षेत्र में मैं एक बात बता दूं, वैक्सीन बनाने में दुनिया में जितने प्रकार की वैक्सीन है, किल्ड वायरस की वैक्सीन भारत में बनती है, डीएनए की वैक्सीन, अभी जाइकोव की वैक्सीन भारत में बनी है, आरएनए की वैक्सीन भारत में बन गई है, और स्निफ वाली वैक्सीन भारत में बनी है। भारत ही अकेला देश है जिसमें सब प्रकार की वैक्सीन अब आने वाली हैं। सब प्रकार के जितने माध्यम वैक्सीन के बनने वाले हैं, एक देश भारत है, और यहाँ की रिसर्च है, और ये प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि भारत को रिसर्च के माध्यम में से भी हम दुनिया का अग्रणी देश बनाएंगे। खाली दवाएं बेचने पर नहीं, दवाएं बनाकर, एपीआई देकर, इंटरमीडिएट सब्सटेंस देकर और वैक्सीन जैसे रिसर्च करके भारत को दुनिया का सिरमौर बनाएंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इसकी पूर्ति के लिए ये नाइपर्स की स्थापना और नाइपर्स को नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट बनाने की जो पहल है, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, और इनका संचालन जिस प्रकार काउंसिल के माध्यम से किया जा रहा है, जिस प्रकार आईआईटी गवर्न होती हैं, उसी प्रकार से नाइपर्स गवर्न होंगे। ये मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे 14 मिनट का समय दिया था, मैंने 14 मिनट में अपनी बात पूरी करी है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Honorable Shri Abhi Ranjan Biswas.